हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम में हम लोगों ने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कर ली थी जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। दैट इज ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग फीचर; रिप्रोडक्शन, नॉन डिफाइनिंग फीचर; सेलुलर स्ट्रक्चर, डिफाइनिंग फीचर; मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग फीचर; कॉन्शियसनेस, डिफाइनिंग फीचर; एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, नॉन डिफाइनिंग फीचर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। अगर आप आसपास इस दुनिया में देखें, द वेरी एस्टॉनिशिंग थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व दैट इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इतने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करते हैं, वही हमारी अर्थ को बहुत यूनिक बनाते हैं। अब इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैसे पढ़ा जाए? पहली बात तो क्यों पढ़ा जाए? इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हैं। हम ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज पर बट उन नेचुरल रिसोर्सेज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी डिपेंडेंट हैं फॉर आवर न्यूट्रिशन एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज। तो अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए और हमें जानकारी नहीं है कि वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगा और क्या नुकसान, तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। वन ऑफ देम इज द पैंडमिक वी आर फेसिंग राइट नाउ। हमें आइडिया नहीं था कि हम अगर इस तरह के आइटम्स को कंज्यूम करेंगे तो इस तरह की बड़े लेवल की डिसीज फैल सकती है। तो ये हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ। तो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है और उसका हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और ये चीज़ हम तभी जानेंगे जब हम उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। अब ज़रा इमेजिन करो, इतनी सारी वैरायटी है इस दुनिया में, कैसे एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। तो हम अपनी स्टडी को थोड़ा कन्वीनियंट बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने उन स्पीशीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। एंड एज पर डेटा देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल्दो इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसको WCU कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। बट फिलहाल हम IUCN ही बात करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू दिस, आज तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं और हम उन्हें आइडेंटिफाई कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। अच्छा, मिलियन जो है ये वर्ड इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। हम लाख्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल, अगर मान लो ऑप्शन में आपको मिलियन दिए ही ना, तो फिर हम क्या देखेंगे? 17 to 18 लाख। 17 to 18 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। एंड ये चीज़ आप इकोलॉजी में भी पढ़ोगे, मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि आउट ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, अबाउट 1.25 मिलियन स्पीशीज आर ऑफ एनिमल्स। 12.5 लाख एनिमल स्पीशीज हैं, जिसमें से 70% इंसेक्ट्स हैं। एंड बचे 0.55 मिलियन स्पीशीज, ये हमारे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स में मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स हैं। तो ये एक डेटा हमने इकट्ठा कर रखा है, लेकिन अभी तो हमने सब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, अभी तो हमने सब कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें से भी हम कंप्लीट हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो अपनी स्टडी को ईजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रुप्स करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। इस ग्रुपिंग करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुपिंग की किस बेसिस पर? ऑब्जर्वेबल फीचर्स पर, किसमें कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिसिमिलर है, तो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के हिसाब से। अब अगर हर साइंटिस्ट या हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से ये ग्रुपिंग करना शुरू कर दे, तो हमारी स्टडी इजी होने की जगह कॉम्प्लिकेट कर जाएगी। तो इसका मतलब देयर शुड बी अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके बेसिस पर पूरी दुनिया एक ही जैसा क्लासिफिकेशन करे, ताकि ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी मेंटेन हो सके। ठीक है। अब इसके लिए हमने एक ब्रांच ऑफ साइंस निकाली, जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये जो टर्म है, ये AP डी कैंडोले ने दिया था।
ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस मतलब ग्रुप्स एंड नोमोस मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ग्रुपिंग करने के लिए जिस रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल करोगे उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम टेक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ चीजें मैंने आपको लिख दी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी इन लिविंग। According to IUCN, IUCN is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. There are 1.7 to 1.8 million species, जिनको हम 17 to 18 lakhs भी कह सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। What is classification? Grouping of organisms into convenient categories based on observations. अब उस क्लासिफिकेशन के लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस हमने यूज की वो क्या थी, टेक्सोनॉमी। ये टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया है, एपीडी कैंडोले ने। इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस मतलब ग्रुप्स, नोमोस मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। सो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लियर व्हेन द साइंस हैजंट बीन इवॉल्व्ड, तब हम ये क्लासिफिकेशन यूजेस के हिसाब से करते थे। जैसे प्लांट्स हैं तो ये सेरल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ये फ्रूट प्रोड्यूसिंग हैं, ये पल्सेस प्रोड्यूसिंग हैं, ये वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग है, लाइक दिस। एनिमल्स हैं तो ये एग प्रोड्यूसिंग है, ये मीट प्रोड्यूसिंग है, ये वूल प्रोड्यूसिंग है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा था अपने इस्तेमाल के बेसिस पर। पहला साइंटिफिक बेसिस एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, और एनिमल्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इनाइमा एंड एनाइमा। तो पहली बार साइंस को अप्लाई किया टेक्सोनॉमी के लिए एरिस्टोटल ने। पहला साइंटिफिक अप्रोच एरिस्टोटल का था, इसीलिए हम फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी एरिस्टोटल को मानते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कार्लस लीनियस का है, इसीलिए हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लीनियस को मानते हैं। तो फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी एरिस्टोटल, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लीनियस। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी, तो फिर वो फाउंडर पूछ रहा है आपसे, तब आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। नाउ टेक्सोनॉमी में कई स्टेप्स होते हैं। देखो सबसे पहले जो हमने टेक्सोनॉमी की थी वो हमने एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे की थी, उसको हम कहते हैं पुरानी टेक्सोनॉमी, ओल्ड टेक्सोनॉमी। उस पर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ध्यान दिया गया था। लेकिन जब नई टेक्सोनॉमी आई तो उसमें हमने ना केवल मॉर्फोलॉजी बल्कि इंटरनल फीचर्स जैसे एनाटॉमी होती है, साइटोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, जेनेटिक्स होती है, इकोलॉजी होती है, सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, तो उसे हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। एंड नाउअडेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच इज टेकन अंडर कंसिडरेशन इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पर हम बहुत ध्यान देते हैं, और जब हमने इवोल्यूशन को टेक्सोनॉमी में ऐड किया तो उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब ये बताती हूँ मैं आपको, बट बिफोर दैट टेक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब आप 2 ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर रहे हो तो आप 5 बातों का ध्यान दे रहे हो, अनदर 2 को कंपेयर कर रहे हो तो आप 10 बातों का ध्यान दे रहे हो, फिर 2 को कंपेयर कर रहे हो तो आप 7 बातों का ध्यान दे रहे हो। इज इट अ फेयर कंपैरिजन? नो। आपको हर किसी को एक ही पैरामीटर पर कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपका क्लासिफिकेशन फेयर क्लासिफिकेशन माना जाएगा। तो पहले हम क्या करें, एक लिस्ट बना ले कैरेक्टर्स की जिस पर हम चीज़ों को कंपेयर करने जा रहे हैं। दैट स्टेप इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। सबसे पहला इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हमने क्या किया, लिस्ट बना ली कैरेक्टर्स की जिसके बेसिस पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। अब आएगा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। अब आप उन ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि जो लिस्ट आपने कैरेक्टर्स की बनाई वो उनमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो प्रेजेंट है तो टिक, एब्सेंट है तो क्रॉस्ड, और उसके बेसिस पर हम सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देख लेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि ये 4 इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सिमिलर है तो उनको उठा के एक ग्रुप में डाल देंगे, ये वाला इनसे थोड़ा अलग है तो उसको अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर ये जो ग्रुपिंग करना हुआ इसको हमने कहा क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट इज नॉमेनक्लेचर। अगर हमें कोई एक यूनिक इंडिविजुअल मिल जाए जो अभी हमने नया खोजा है तो बिना नाम दिए हम अगली बार उसे कैसे ढूंढेंगे, तो उसको नाम दिया जाता है, एक न्यू नेम असाइन किया जाता है और उस नामकरण की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं,
nomenclature. So it is a process of assigning a name to a newly identified individual. तो ये 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसी सीक्वेंस में ड्यूरिंग टेक्सोनॉमी. क्या क्या किया? लिस्ट बनाई कैरेक्टर्स की, जो हमें ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनमें आइडेंटिफाई किया उन कैरेक्टर्स को, फिर उनको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे ग्रुप किया, और अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो उसे एक नया नाम असाइन कर दिया. तो इस तरीके से हम टेक्सोनॉमी करते हैं. इसी में मैंने एक टर्म आपको और बताया, दैट इज सिस्टमैटिक्स. तो चलिए अब सिस्टमैटिक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. तो ये देखिए, अभी तक हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन की, हमने बात कर ली टेक्सोनॉमी की, अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक्स की. एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले टेक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, केवल एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस्ड थी. लेकिन टाइम के साथ हमें समझ में आया कि मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर उससे एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए चेंज कर जाती है. तो फिर हमने इंटरनल स्टडीज, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मेनी अदर थिंग्स. अब हम सबसे एडवांस चीज की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को साथ लेते हुए प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन पे बड़ा फोकस कर रहे हैं. तो इवोल्यूशनरी स्टडीज को कहते हैं फाइलोजेनी. तो जब हमने टेक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनी को ऐड किया तब वो बन गया सिस्टमैटिक्स. तो 3 वर्ड्स हैं, तीनों को अलग अलग समझिएगा. क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग, उसके लिए ब्रांच ऑफ साइंस टेक्सोनॉमी, एंड टेक्सोनॉमी में जब आप इवोल्यूशन ऐड कर देंगे देन इट इज सिस्टमैटिक्स. ये टर्म सिस्टमैटिक्स जो है वो कार्लस लीनियस ने दिया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. सीधे शब्दों में सिस्टमैटिक्स इज टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. एंड अगेन इट इज प्रिमिटिव, ओल्ड एंड न्यू टाइप एज वेल. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. पहले देख लेते हैं सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमैटिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ organisms or their groups on the basis of evolutionary history, that is phylogeny. ये टर्म कार्लस लीनियस ने दिया है. इट इज derived from the Latin word systema. Systematics is taxonomy plus phylogeny. Now अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज नॉमेनक्लेचर. और मैंने आपको कहा था अगर कोई नया इंडिविजुअल मिल जाए तो उसको नाम असाइन करने के प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नेम टू अ न्यू स्पीशीज. अब ये नॉमेनक्लेचर, ये नाम, ये 2 तरह के हो सकते हैं, वर्नाकुलर एंड साइंटिफिक. वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब होता है वो नाम जो लोकल पीपल अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में दे देते हैं. तो हम लोग जो अपने लोकल लैंग्वेजेस में नाम किसी इंडिविजुअल का, स्पीशीज का रखते हैं, उसे वर्नाकुलर नेम कहते हैं. नाउ दीज वर्नाकुलर नेम्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑथेंटिक. ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. पूरी बायोलॉजी में आपको कई नाम ऐसे मिलेंगे जो बहुत डिसीविंग होते हैं, बहुत मिसलीडिंग होते हैं, क्योंकि ये लोकल लोगों ने अपने हिसाब से नाम रख दिए हैं अपनी लैंग्वेजेस में. अब देखो वर्नाकुलर नाम की प्रॉब्लम क्या है. सबसे पहली प्रॉब्लम, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल. हर 10 कदम के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है. लैंग्वेज नहीं तो एसेंट चेंज हो जाता है, कुछ वर्ड्स तो डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं. तो अगर हम अपनी अपनी लैंग्वेजेस में नाम रखने लगेंगे तो हमने ये सारा काम क्यों किया है? प्रोसेस को आसान करने के लिए, स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए. हमारी स्टडी और कॉम्प्लिकेट कर जाएगी. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे रोज, गुलाब, इसको बांग्ला में गुलाब कहते हैं, तमिल में राजोपा कहते हैं, इंग्लिश में रोज कहते हैं, हिंदी में गुलाब कहते हैं. यानी डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर अभी तो मैंने 2-4 लैंग्वेज ही बताई है, देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस. हर लैंग्वेज में हमें उसका नाम याद करना पड़ जाए तो फिर स्टडी इजी होगी या डिफिकल्ट? इट विल बी वेरी टीडियस, इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल. इन फैक्ट दीज वर्नाकुलर नेम्स, पहली चीज तो चेंज होते हैं. एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे होते हैं, पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम, हर ऑर्गेनिज्म को दिए भी नहीं जाते. जो ऑर्गेनिज्म हम बहुत ज्यादा कॉमनली देखते हैं या हमारे काम का होता है, केवल उसी का रीजनल लैंग्वेज में नाम होता है, हर स्पीशीज का नाम नहीं होता. दूसरी प्रॉब्लम. तीसरी प्रॉब्लम कि ये ऑथेंटिक नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नहीं होते. और चौथी चीज, ये मिसलीडिंग होते हैं, गलत होते हैं. कैसे? जैसे हम कहते हैं स्टार फिश. स्टार फिश इज नॉट एट ऑल फिश. वो पाइसेस को बिलोंग ही नहीं करता, वो इकोइनोडर्मेटा होता है, तो उसे फिश नहीं कहना चाहिए. जेली फिश इज नॉट अ फिश, वो नेडेरियन होता है. तो सिमिलरली ये क्या है? नाम गलत नाम होते हैं, ये हमें मिसलीड करते हैं.
अब इन जनरल लोगों को लगेगा कि क्या होता है, स्टारफिश फिश होती है, बट इट इज नॉट अ फिश, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्नाकुलर नेम्स पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी स्टडीज के लिए, हमें वहां पर साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम्स देने पड़ेंगे। तो जो साइंस का इस्तेमाल करते हुए नाम दिए जाते हैं उन्हें साइंटिफिक नेम कहते हैं, ये रिनाउंड साइंटिस्ट देते हैं। एंड अगेन सब रिनाउंड साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से नाम देने लगेंगे, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत सारे नाम हो जाएंगे, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। तो हमें इसके लिए कुछ परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए जिनको फॉलो करके एक नाम दिया जाए और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फॉलो हो। फॉर एग्जाम्पल रोज का, इंडियन रोज का नाम रोजा इंडिका होता है, तो ये ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, तो ये ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। तो अब इसके लिए हमने ये जो ऐसी चीज होनी चाहिए इसका प्रपोजल रखा। कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप होती ना, तो साइंटिफिक नेम्स को सबसे पहली बार प्रपोज किया बोहीन ने। बोहीन ने इसको एक बुक में इंट्रोड्यूस किया, द बुक वॉज पाइनैक्स। तो हम देखेंगे साइंटिफिक नेम्स, ये प्रपोजल दिया गया बाय बोहीन इन पाइनैक्स इन 1653। अब फिर वही बात आ गई, इसके लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिनको सब फॉलो करें। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कार्लस लीनियस ने, एंड द बुक वाज फिलोसॉफिका बोटानिका इन 1750। पहली बार इन्होंने यूज करके भी दिखाया। फॉर नेमिंग प्लांट स्पीशीज अबाउट 5900 प्लांट स्पीशीज वर नेम्ड बाय हिम in the first edition, in the first usage, and that was species plantarum, ये बुक का नाम था 1753 में। फिर इन्होंने दोबारा यूज किया इनको एनिमल स्पीशीज का नाम देने के लिए, that were about 4326 animal species, and the book was Systema Natura and it was in 1758. तो you have at least to memorize the name of the book. अगर आप ईयर नहीं याद रखते हैं, स्पीशीज का नंबर नहीं याद रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको याद रखना होगा पाइनेक्स इज बाय बोहीन, फिलोसॉफिका बोटानिका बाय लीनियस, स्पीशीज प्लेंटारम, सिस्टेमा नेचुरा ऑल बाय लीनियस, ठीक है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल असाइन हुआ, दैट वाज रूल ऑफ प्रायोरिटी। मान लो एक से ज्यादा साइंटिस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग जगह पे रख रहे हैं और सबने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, बट नाम ऑब्वियसली अलग हो सकते हैं, तो अब हम किसकी बात को सही मानेंगे, फिर कंट्रोवर्सी होगी। तो उन्होंने कहा देयर इज अ रूल ऑफ प्रायोरिटी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN। ये कहता है द फर्स्ट कम इज फर्स्ट सर्व्ड। जो पहला करेक्ट ऑथेंटिक नेम पब्लिश हो जाएगा उसे हम करेक्ट मानेंगे, उसी को हम क्रेडिट देंगे, उसी को हम प्रेफर करेंगे। रेस्ट अदर नेम्स आर कंसीडर्ड एज सिनोनिम्स। तो पहला करेक्ट ऑथेंटिक नेम अगर आपने पब्लिश कर दिया तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, उसके बाद कोई भी कितने भी नए नाम पब्लिश करते रहे उनको प्रेफर नहीं किया जाएगा। अच्छा, इनके लिए IUCN ने कुछ कोड्स भी बना दिए। ये नाम, ये फुल फॉर्म्स याद रखेंगे आप। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रूल ऑफ प्रायोरिटी। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNCP International Code for the Nomenclature of Cultivated Plants, and ICNB, yes, just guess it, क्या होना चाहिए? It is International Code for Nomenclature of Bacteria। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे इसको और इसको NCERT में देखेंगे कि ये चारों चीजें दी हुई हैं कि नहीं। तो ये चार चीजें IUCN ने कोड दे दिए, ICBN, ICZN, ICNCP and ICNB। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के सिस्टम्स की। सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया दैट वाज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसा कि नाम कह रहा है कि इंसान के या कह लो स्पीशीज के नाम में, इंसान ने कोई भी स्पीशीज के नाम में बहुत सारे टर्म्स होंगे। जैसे साउथ इंडिया में नाम होता है अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, ठीक है, तो वो खूब लंबा चौड़ा नाम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही पहले हर स्पीशीज का नाम रखा जाता था, उसे पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते थे। एंड जस्ट इमेजिन कि ये दो टर्म का जो नाम होता है ना, इसको याद करने में आफत हो जाती है। अगर वो पूरे सेंटेंस का नाम होता तो हमारी कितनी दिक्कतें होती। तो इसलिए अब उस सिस्टम को यूज नहीं किया जाता। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम इज binomial nomenclature system and it was given by again Carolus Linnaeus। आप देख रहे हो हर जगह Carolus Linnaeus का नाम आ रहा है, इसीलिए इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनॉमी में, एंड दैट इज वाई इनको पिताजी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की, लेकिन नेक्स्ट टर्न पर।
तो नेक्स्ट टर्न पे बहुत इंटरेस्टिंग नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट ट्राइनॉमियल एज वेल। टिल देन, यहाँ तक आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।